बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको नाअहल करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी नाअहल करार दे दिया जाए और शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला उनको भी नाअहल करार दे दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त थी तो वो दरख्वास्त हो गई है ख़ारिज। और ये एक दरख्वास्त गुज़ार थे फ़िदाउल्लाह, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त की बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ जो बुनियाद बनाई गई थी वो थी कि कौमी असम्बली में कोई तकरीर की थी जिसमें जो 16 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया था उसके बारे में कि वो बिक गए हैं और उनकी बुनियाद पे उन्होंने कहा क्योंकि ये कहा गया है कि वो बिक गए हैं लिहाजा इनको नाअहल करार दे दिया जाए और ये सादिक और अमीन नहीं रहे। तो लेकिन इस तरह की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें कभी कभी आती है और शौकिया भी आती हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉपुलर भी होना होता है। तो लिहाजा इस मामले में चीफ़ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ अमिन साहब हैं वो बड़े क्लियर हैं कि ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ़ है। सियासी मामलात, सियासी तकरीरें, उनका जो मुहासबा है वो सियासी प्लेटफार्म पे ही होना चाहिए। दूसरा एक बड़ी ख़बर है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। और कुछ दिन पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तो वो ऑर्डर पास कर रहे हैं और वो कराची में गैर कानूनी तामीरात को गिरा रहे हैं और बड़े बड़े जो क्या कहना चाहिए बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग, कई मंजिला इमारतें वो गिराने का हुक्म दे चुके हैं। कल भी उन्होंने हुक्म सादिर किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कुछ जो क्या कहना है फलाही और अवामी इस्तेमाल की ज़मीन थी वो अलॉट की गई तो वो भी कैंसिल कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है और पहले तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म पास किया था कि जो नेवी का क्लब है जो क्या कहना है रावल झील पे बना था, रावल डैम पे, उसको 3 हफ्ते के अंदर अंदर गिराने का हुक्म दिया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में मारगला नेशनल पार्क में कायम मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स को CDA की तहवील में लेने का हुक्म दिया है। ये एक मुहासबे का जो है क्रॉस द बोर्ड मुहासबा जो है उसकी तरफ ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं और ये हाई कोर्ट का हुक्म है। मोनाल को भी उन्होंने कहा जी कि उसमें आता है और हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुज़ात और कब्ज़ों के ख़िलाफ़ ये केसेस की समाअत की। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला अदालत के सामने पेश हुए और मारगला हिल्स नेशनल पार्क पर उन्होंने कहा कि अगर कोई मलकियत का दावा करता है तो वो गलत है और नेशनल पार्क महफूज शुदा इलाका है जो वफाकी हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत का इलाका किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं दिया जा सकता। नेवी ने तजावुज़ात करके गोल्फ कोर्स बनाया, आर्म फोर्सेस को भी कानून पर अमल करना होगा। हर शहरी मुसल्लह अफ़वाज का आर्म फोर्सेस का एहतराम करता है, लेकिन जब तजावुज़ात करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? जब ये चीज़ें रुकेंगी आम आदमी ख़ुद कानून पर चलेगा। आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशराफिया की वजह से है। हुकूमत के इदारे तजावुज़ात नहीं करेंगे तो फिर किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। तो हाई कोर्ट ने नेवी गोल्फ कोर्स को CDA के सुपुर्द करने का फौरी हुक्म दिया। सेक्रेटरी दिफा ने यकीन दिलाया कि कुछ ऐसा ना हो बाद में शर्मिंदगी का बायस है। आपने तस्लीम किया कि गोल्फ कोर्स जो है गैर कानूनी है, इसे सरबमोहर करके इंक्वायरी करें, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा ने कोर्ट में इस बात को एडमिट कर लिया था कि इसमें सही नहीं है, ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ पूरी नहीं की गई, इलीगलिटीज़ हैं। लिहाजा हाई कोर्ट का ये हुक्म आ गया और चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी की तरफ उनको इशारा कर रहे थे, सेक्रेटरी दिफा को बता रहे थे और चेयरमैन CDA उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि जी हमने नेवी सेलिंग क्लब गिराने का नोटिस दे दिया है और तकरीबन तमाम सरकारी इदारों ने तजावुज़ किया हुआ है और 3 फोर्सेस के सेक्टर में भी तमाम कवानीन लागू होते हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और वो तीनों जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो एयरफोर्स, नेवी और
मुसल्लह फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल हैं, E8, E9, E10 उसकी बात कर रहे थे। लिहाजा एयरफोर्स ने जितनी भी तामीरात की, क्या CDA से मंजूरी ली, हो सकता है इनके कुछ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हों, सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लें और कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएँ। इस्लामाबाद में फोर्सेस के तीनों सेक्टर्स में खिलाफ कानून तामीरात नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद मारगला हिल्स मिलिट्री फार्म्स की मलकियत नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की मलकियत है और मारगला नेशनल पार्क की 8000 ज़मीन पर मिलिट्री डायरेक्टोरेट की मलकियत ख़त्म हो चुकी। 1910 का नोटिफिकेशन गैर मुअस्सर हो चुका, अब 1979 के कानून के तहत अमल होगा। ये स्टेट लैंड है, मारगला नेशनल पार्क के नाम पर नोटिफाई हो चुकी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब ये ऑर्डर पास किया और उन्होंने फौरी तौर पे चेयरमैन CDA भी उधर मौजूद थे, चीफ कमिश्नर भी मौजूद थे, दोनों का ओहदा एक ही पास है। लिहाजा उन्होंने कहा ये फौरी तौर पे दोनों इक़दाम करें। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो उनके भी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि आइन और कानून पे अमल किया जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई वो ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए और जहाँ जहाँ पे कोई ऐसे इक़दामात हैं या तो उनको रेगुलराइज़ करवाया जाए या फिर तो इस पे भी चल रहा है सिलसिला। एक और अच्छी खबर है जी और वो है PIA से कि PIA में फ़ी तैयारा मुलाजमीन की तादाद थी 550, जो कि दुनिया भर में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं था। जो कहते हैं ना PIA डूब गया और PIA बैठ गया और जो ख़जाने पे बोझ खसारे पे, उसकी वजह यह थी कि जो हुकूमतें जो भी हुकूमत आती है वो PIA में भर्तियां करती थी और जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, वो स्टील मिल का भी सत्यानाश इसी तरह हुआ, रेलवे का भी इसी तरह हुआ, PIA का भी इसी तरीके से हुआ, हमारे पोस्ट ऑफिस का भी इसी तरीके से हुआ, कि स्टेट लाइफ का भी इसी तरीके से हुआ कि ओवर रिक्रूटमेंट, प्रेशर आया, सियासी भर्तियां हुई, बात ख़त्म। इसी तरीके से हमारे जो एनर्जी के इदारे हैं उसमें भी यही कुछ। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो PIA में इस वक्त दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड है वो है जी कि 200 से 250 मुलाजमीन जो हैं वो फ़ी तैयारा, अगर एक जहाज़ है तो एवरेज जो है वो 200 से 250 मुलाजमीन की होती है और अगर आपके पास इसी तरीके से जितने तैयारे हैं उतने ही मुलाजमीन और इससे ज़्यादा तादाद नहीं होती। पाकिस्तान में थी 550 तक पहुँची, यानी कि डबल, और उनकी तनख्वाहें, उनकी मराआत, उनका सब कुछ जा रहा था। और मज़े की बात यह है कि इनमें घोस्ट मुलाजमीन भी थे, यानी ऐसे मुलाजमीन जो सिर्फ़ कागज़ों में थे, दफ्तरों में नहीं आते थे और वो लोगों के आला हुक्काम के घरों पे काम कर रहे थे और अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे थे, या शौकिया भर्ती हुई थी, कभी अगर दिल किया तो अब्रॉड विज़िट कर लिया किसी तैयारे में और उसके बाद अपने लवाजमात पूरे कर लिए। इस तरह के भी थे जो घरों में बैठे आराम से ड्यूटियाँ दे रहे थे और तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। तो अब क्या हुआ है, फ़ी जो तैयारा मुलाजमीन की तादाद 550 से कम करके 260 पे ले आए हैं और इसमें कुछ तो बदनवानी और जाली डिग्रियां और डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनको निकाला गया है और कुछ जो हैं उनको रज़ाकाराना तौर पे उनको कहा गया, इंसेंटिव दिया गया कि इतने पैसे लें और गोल्डन शेक हैंड स्कीम जो होती है उस तरह की एक ऑफ़र की गई और बहुत सारे मुलाजमीन उसमें से उन्होंने वो ऑफ़र कबूल करी और वो निकल गए। और इसमें जो हुआ 2017 में 17 में PIA की फ़ी तैयारा मुलाजमीन की तादाद 550 थी, अब कम होकर 260 रह गई है और इसको भी मज़ीद कम करने का इरादा है, क्योंकि साल 2022 यानी कि इस साल में मज़ीद तैयारे ख़रीदे जा रहे हैं। मज़ीद तैयारे आएंगे तो वो कहते हैं जो शरह है वो 220 पर आ जाएगी। इस तरीके से PIA जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। 1900 मुलाजमीन ने रज़ाकाराना तौर पे अलहदगी इख्तियार की। 1000 के करीब फ़र्ज़ी मुलाजमीन थे जो इंतज़ामिया ने फ़ारिग कर दिए। जाली डिग्रियों के हामिल थे 837, उनको फ़ारिग किया। करप्शन और नज़्म व ज़ब्त के डिसिप्लिनरी एक्शन जिनके ख़िलाफ़ लिया गया वो थे 1100 मुलाजमीन, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई। और इस तरीके से
तादाद कम करके कौमी एयरलाइन को सालाना 8 अरब रुपए की बचत होगी। तो ये एक सिलसिला शुरू किया गया है और मेरा ख़्याल है कि अगर वाक़तन ये मेरिट पे हुआ है और सब कुछ मेरिट पे, और ये ना हो कि इनको तो निकाल दिया और तादाद ले आए बराबर और उसके बाद दोबारा भर्तियाँ ना शुरू कर दी जाएँ, क्योंकि होता यही है कि पहले निकाला जाता है और उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट अपने लोगों को भर्ती किया जाता है। और अगर ये किया गया तो ये सारा एक्सरसाइज जो है वो एक तो ख़राब हो जाएगी और दूसरा फिर ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नेक नियति की बुनियाद पे नहीं की गई। एक और ख़बर ले लें, चेयरमैन नैब जो हैं वो मुसलसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के निशाने पर हैं जी। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और उनको बुलाया गया था और वो नहीं गए, बल्कि वो हुआ ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब दरमियान में आए और उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब उस वक्त जाएंगे जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इजाज़त देंगे। और इस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने चेयरमैन नैब पेश नहीं हुए और ख़त शायद पेश कर दिया था कि जी ये है हमारा मौक़िफ़, वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है। माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस दफ़ा हुआ तो उसका जो है मामला वो सीरियस ले लिया है। और चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं राना तनवीर साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए वो रेफरेंस फ़ाइल करेंगे, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे और पीएसी को वज़ीर आज़म के नाम पर जो लिखा गया ख़त है उसकी वो इंक्वायरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दफ्तर मुलव्वस हुआ तो उनसे भी पूछा जाएगा और ज़िम्मेदारी का तयन भी किया जाएगा, लेकिन चेयरमैन नैब को स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जाएगा या फिर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जी पेश होने का मामला है, ये बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, कोई इसमें कोई हद तक वाली बात नहीं है। बुलाया जाता है, वहाँ पे जाते हैं, इवन स्टैंडिंग कमेटीज़ के सामने जाते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो एक सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट की और इसमें अपोजिशन और हुकूमत तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है। उसमें बहुत बड़े अहम ओहदेदार जो हैं वो जाते हैं, जवाब देते हैं। और चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिटर जनरल का महकमा जो है वो जो करता है, ऑडिट करता है, उसके पैराग्राफ्स आते हैं, उनको सेटल किया जाता है, एम्बेजलमेंट की शिकायतें आती हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल होता है और वो कोई ऐसा नहीं है कि कटहरा होता है खुदा न खास्ता। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब जो है इस मामले में वो लूज़ बॉल करवा रहे हैं और या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त गुजर जाएगा और नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उनसे पूछना चाहती है कि जो अरबों रुपए की रिकवरी का कहा जाता है कि इतने 100 अरब रिकवर किए हैं नैब ने, तो उनकी रसीदें दिखाई जाएं कि वो कौमी ख़जाने में जमा हुए, कहाँ गए और एक्चुअल नंबर क्या है। तो ये है अब तक की इतलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।